हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो का वेट रहता है। जब भी आप लोग मैसेज करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू उस प्यार के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जून के मंथ में अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है और साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए सो दैट कि आपको एग्रीकल्चर से चीज़ें समझ आती रहे। तो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के साथ। तो जून 1 को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे, बस आपको कमेंट में मुझे बताना है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे के लिए मैं आपको हिंट दे दूं कि संविधान से रिलेटेड आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर। तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया 1 जून को। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा 5 जून है। 5 जून सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो जून 5 को इसको सेलिब्रेट किया गया। इस बार बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी टैगलाइन थी और यही हैशटैग भी ट्रेंड किया गया। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, बहुत सारे एग्जामिनेशन में बार बार ये पूछा जाता है। देन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7 को ये सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खाद्य सुरक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूड से रिलेटेड चीज़ें ही हम दिन भर कंज्यूम करते रहते हैं, फिर चाहे शाम को मोमोज, टिक्की, चाउमीन, कुछ भी हो। देन 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी प्लेनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। देन 21 जून को योग भगाए रोग, इंटरनेशनल योगा डे। देन इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को। तो इस पूरे में कम से कम दो डेज तो आप ज़रूर याद रखिएगा। पहला है 5 जून और दूसरा है 7 जून। ये दोनों आप एटलीस्ट याद रखिएगा। देन उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि ग्लोबल रैंक में, ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो टी की कैटेगरी में, चाय की कैटेगरी में हम सेकंड नंबर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। और जैसा कि हमने देखा कि हमने 7th को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया था, तो अगर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो इस बार जो फर्स्ट रैंकिंग है वो किसकी है? केरला की। तो ये स्टेट रैंकिंग कभी कभी पूछ ली जाती, खासकर जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं उसमें, तो केरला इसमें लीड कर रहा है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। उसका बजट है 1000 करोड़ रुपीस। तेलंगाना टॉप इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन सीएससी एनुअल रैंकिंग। अब ये क्या चीज़ें कुछ कुछ आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब शुरू करते हैं कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कशन। तो अगेन फिर से आ जाइए 5 जून में। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको बहुत जोरों और शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात इसी दिन में होती है। और इससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, अगर उसके बारे में आपको पता हो, एक काउंसिल है या फिर हम कह सकते हैं कि यूएन की एक बॉडी है UNFCCC, जो हर साल जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करती है जिसको COP कहा जाता है। इस बार COP 28 होनी है। लास्ट ईयर COP 27 हुई थी शर्मल शेख में। तो इंडिया ने उसमें जो कंसेप्ट दिया था वो था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 5 जून को, और वो कहाँ पे किया गया था? आप देखेंगे डॉक्टर सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, NASC पूसा, न्यू दिल्ली में। डॉक्टर सी सुब्रमण्यम, आई थिंक आपको सभी को पता होगा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की टाइम था उस समय ये हमारे फूड मिनिस्टर हुआ करते थे। इसमें जो फोकस किया गया, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल हेल्थ थ्रू द नेचुरल एंड द ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैविंग बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन सॉइल फ्लोरा एंड फौना इज लीडिंग टू द बेटर एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। और इसके साथ साथ जो लाइफ मूवमेंट है, क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं मास मूवमेंट है, इंडिया लेट ग्लोबल मास मूवमेंट टू नच इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। तो क्योंकि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई इंडिविजुअल इसको नहीं कर सकता है, पूरी कम्युनिटी लेवल पे ही ये होना है। तो जो उसके 7 प्रिंसिपल्स है मिशन के, उसको कैसे डे टू डे एग्रीकल्चर में और लाइफ में उतारा जाए उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में देखनी है तो इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग्स, जो कॉलेजेस के लिए खासकर की गई थी। NIRF की जो रैंकिंग्स आती हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसमें टॉप किया हमेशा की तरह। तो आप देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे है, उसके बाद NDRI करनाल है, फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BHU, देन TNAU, देन IVRI एंड देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, और उसके बाद GV पंत एंड देन शेर कश्मीर। तो ये कुछ रैंकिंग्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की। आई थिंक सोनल मैम ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये NIRF रैंकिंग्स थी। गवर्नमेंट ने MSP फिक्स किया। MSP के बारे में डिस्कशन थोड़ा हमने पिछली बार भी किया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, सेंट्रल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जो कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो बेसिकली इसको फिक्स करता है। हम कह सकते हैं कि रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट फिर फाइनली वेरियस स्टेक होल्डर से डिस्कशन करके इसको अनाउंस करती है। तो इसमें ये देखना है कि क्या इंक्रीज किया गया, क्या डिक्रीज है। डिक्रीज तो जनरली नहीं होता है, इंक्रीज ही होता है, और ये किस मेथड से कैलकुलेट की जाती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता है एमएसपी कैलकुलेशन की 3 मेथड है। A2 मेथड है, A2 प्लस FL मेथड, और तीसरी C2 मेथड है। C2 मेथड MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड की थी, जिसकी मांग अभी हमेशा होती रहती है, बट अभी जो MSP कैलकुलेट किया जाता है वो A2 प्लस FL मेथड में ही किया जाता है। A2 प्लस FL मेथड में आपको बताऊं, इसमें जितना भी एक्सपेंसेस है प्लस लेबर प्लस फैमिली लेबर, अगर फैमिली के पर्सन भी इसमें काम कर रहे हैं तो उनको भी इसमें कंप्यूट किया जाता है। C2 मेथड में क्या अलग होता है, C2 मेथड में A2 प्लस FL में जितनी चीज़ें ऐड हो रही हैं, इसके अलावा जो लैंड है उसका रेंट, जो उसकी पास भी फिक्स्ड असेट्स हैं उसका भी जो रेंट है वो भी इसमें ऐड करके एमएसपी बनाया जाता है। तो फार्मर कहते हैं कि हमको ये वाला एमएसपी दो, C2 वाला, बट अभी गवर्नमेंट A2 प्लस FL के अकॉर्डिंग देती है। तो अगर हम देखेंगे इस बार एमएसपी फॉर 2023 एंड 24, पैडी फॉर कॉमन 2183 है, लास्ट ईयर ये 2040 था, तो इसमें 143 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली ग्रेड ए पैडी में भी 2203 रुपीज़ हो गया, 143 रुपीज़ का इंक्रीज है, और 2060 ये लास्ट ईयर था। तो एटलीस्ट आपको दो का याद रखना है। और इसके अलावा कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे तूर एंड अरहर का काफ़ी इजी सा दिख रहा है, 7000 रुपीज़, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि नाबार्ड में लास्ट टाइम कुछ इस टाइप की भी एमएसपी पूछी गई थी। देन उसके बाद आप सभी को पता है, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात भी है, G20 इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग थी वो हैदराबाद में हुई, और उसमें काफ़ी ये था कि सब लोगों की बहुत सारी चीज़ों में सहमति बनी, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बना। तो आप देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 15 टू 17 जून में ये हैदराबाद में कंडक्ट की गई एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी की मीटिंग थी अंडर द G20। इसमें 4 चीज़ों को बेसिकली फोकस किया गया, और सारी कंट्रीज़ ने, मेंबर कंट्रीज़ ने सारे ही चारों कंपोनेंट्स पे सहमति जताई, जिसमें कि पहला है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स टू एनहांस द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो दोनों ही चीज़ों के लिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी जरूरी, पहले हमारा पेट भरना चाहिए, उसके बाद ही सारी बातें हो सकती हैं। देन दूसरा है कि फाइनेंसिंग क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड अडॉप्टिंग अ क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच। तो आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी की ही बात होती है, क्योंकि हमारे लिए तो फिर भी आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, बट हमारे बच्चों के लिए, या हम कहें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। और जिस हिसाब से आप देख ही रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट है या फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा। स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वुमेन एंड यूथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे हर एक कंट्री में और मैक्सिमम इंडिया में, तो आप देखेंगे मैक्सिमम फार्मर किसमें है, स्मॉल एंड मार्जिनल पे। तो हमको उस लेवल पे चीज़ें सोचनी है कि डेवलपमेंट कैसे होगा। देन लेवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी उस लेवल पे डिजिटाइजेशन नहीं है जैसा कि बाकी सेक्टर्स में है। तो यहाँ पे इन 4 कंपोनेंट्स में सभी मेंबर कंट्रीज़ की सहमति बनी। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अच्छा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर कौन है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च की पीएम किसान मोबाइल ऐप विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। तो अब फेस ऑथेंटिकेशन हो गया, तो ओटीपी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ओटीपी बिना डाले भी काम हो जाएगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा। जैसा कि आप देखते ही हैं एप्पल या फिर कई सारे फ़ोन में जो सिक्योरिटी फीचर होता है जिसमें कि फेस से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप को भी फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ लॉन्च किया गया है। बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, यूजिंग द फेस ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर दिस ऐप फार्मर कैन कंप्लीट द eKYC रिमोटली। कहीं से भी वो अपनी eKYC को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, पीएम किसान उसी को दिया जाएगा जब आप eKYC अपना कंप्लीट करेंगे। तो केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट केवाईसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये एक नई चीज़ की गई है। इसके अलावा बीच में आपने देखा पीएम प्रणाम, और बेसिकली गवर्नमेंट ने 3-4 चीज़ें लॉन्च की, या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट ने मंजूरी दी उन सारी चीज़ों को, जिससे कि फार्मर्स को आगे बढ़ाया जा सके, फार्मर्स के लिए अच्छी चीज़ें हो सके। तो एम्पावरिंग द फार्मर, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया था। पीएम प्रणाम, या उससे पहले हम देखें कि यूरिया सब्सिडी के लिए 3.68 लाख करोड़ रुपीस दिए गए नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। पीएम प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया,
₹1,451 crore rupees for market development assistance to enrich the soil and reduce the ओवर यूज ऑफ केमिकल प्रोवाइड किए गए। सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको यूरिया गोल्ड बोला गया, उसको भी स्टार्ट किया गया। तो ये चारों एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे। हालांकि इसको कंप्लीट एक वीडियो में डिस्कस किया गया, आप देखेंगे 3-4 वीडियो पहले, पीएम प्रणाम के नाम से आपको दिख जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली पीएम प्रणाम है क्या? पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। डिफिकल्ट नेम है, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ एक्रोनिम में जरूर आ सकता है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए किसके लिए स्टैंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ मदर अर्थ बाय इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट एंड यूटीज विद द रिड्यूस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग एंड यूज ऑफ अल्टरनेट फार्म फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये हमने तब भी डिस्कस किया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कैसे? एक तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, हमें उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस होते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन करो, ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे बहुत खतरनाक या फिर बहुत महंगा होता है। उसके बाद है तो ये सारे केमिकल ही फार्मर उनको ओवर यूज़ करे या कैसे भी यूज़ करे, सब कुछ पोल्यूट होता है। साथ ही साथ केमिकल, या फिर हम कहें जो हमारी एवरेज ईल्ड है वो भी कम होती है। तो कहीं से भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा इन्हीं की बदौलत है, बट आज के टाइम पे जब हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट जा भी रही है, चाहे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है या फिर नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इस स्कीम को निकाला है कि जो भी स्टेट जो केमिकल फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसको जितना बचाएगा उसका 50% उसे ही कैश इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, जिसको फिर फर्दर वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया। तो सल्फर कोटेड यूरिया पहले क्या था? नीम कोटेड यूरिया में नीम ऑयल को यूज किया गया सो दैट कि वो इंडस्ट्रीज में मिनिमम यूज हो सके और उसका जो दुरुपयोग होता था सब्सिडाइज्ड यूरिया का वो कम हो सके। हालांकि कुछ हद तक वो कम भी हुआ था, बट फिर हमारा कंजम्पशन फिर से बढ़ने लग गया। यूरिया गोल्ड में क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया है। तो सॉइल में जो सल्फर की डेफिशिएंसी है वो इसी से पूरी हो जाएगी। मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया, तो उससे ज़्यादा बेटर है, और ये इससे क्या होगा? इनपुट कॉस्ट भी थोड़ी सी रिड्यूस होगी, और गवर्नमेंट ने इसके लिए भी सब्सिडी को एक्सटेंड किया है। तो ये था पीएम प्रणाम और इससे जुड़ी हुई चीज़ें। इसके साथ साथ जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है, अभी इससे पहले हमने एमएसपी की बात की थी, ये एफआरपी है। एफआरपी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस ये मिल फार्मर को देती हैं, जो शुगर मिल होती हैं वो फार्मर्स को पे करती हैं, तो गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है। बेसिकली कैसे फिक्स होता है? सीसीए ने, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, हैज अप्रूव्ड फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर द शुगर सीजन 2023 एंड 24। यहाँ पे याद रखिएगा, जो शुगर सीजन होता है वो अक्टूबर से लेके सितंबर तक चलता है, मतलब 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के लिए इसको किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर ईयर है जुलाई टू जून चलता है, वैसे ही अक्टूबर टू सितंबर है। तो इसके लिए कितना फिक्स किया गया है? 315 रुपीज पर क्विंटल फॉर अ बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। तो इतना रिकवरी रेट माना गया है। इस रिकवरी रेट से अगर फार्मर ज़्यादा, मतलब गन्ना अच्छा है उससे ज़्यादा रिकवरी हो रही है, तो उसके लिए प्रीमियम दिया जाता है ₹3.07 पर क्विंटल फॉर ईच 0.1% इंक्रीज, और अगर कम होगा तो फिर उसके बाद 3.07 पर क्विंटल फॉर एवरी 0.1% डिक्रीज इन द रिकवरी। तो 10.25 ये लिमिट सेट की गई है, और उसके ऊपर होगा तो इंसेंटिव मिलेगा, और उससे नीचे होगा तो फिर रिडक्शन किया जाएगा प्राइसेस में। ये मिल्स को छूट दी जाती है, या फिर बेसिकली उनके उसमें ये आता है। तो अगर एफआरपी की बात करेंगे, लास्ट ईयर 305 था, अभी 315 हो चुका है। तो आप देखेंगे ये ट्रेंड है 2013-14 से लेके अभी तक का। इसके आगे की बात करें, ये आपको पता ही है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, और हर बार हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको बढ़ा चढ़ा के, या फिर हम कह सकते हैं सारी दुनिया को बार बार बताती है कि वर्ल्ड का 24% मिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन देखेंगे, इंडिया में 18% पॉपुलेशन है, हमारे पास 2.4% लैंड रिसोर्सेज हैं और सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। उसके बावजूद हम इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन कितना है? 221.1 मिलियन टन इन 2021 एंड 22, और जो पर कैपिटेबिलिटी है वो 303 ग्राम से इंक्रीज होकर 444 ग्राम पर डे हो चुकी है। 2013 से ये कंपैरिजन किया गया है। ओके,
देन नेक्स्ट, राइजिंग इथेनॉल प्रोडक्शन 20% ब्लेंडिंग बाय 2025, और आपको पता है कि पहले ये 20% का है, 10% का टारगेट था 2022 जिसको अचीव किया गया। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या कोरिलेशन है एग्रीकल्चर का, आप देखेंगे इंडिया टुडे इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन, और ये सारी चीज़ों से जो बाय प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या निकलता है, इथेनॉल, या उसको उस बाय प्रोडक्ट से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल को, या फिर इस पूरे प्रोडक्ट को इथेनॉल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं इथेनॉल की तरफ, ये बेसिकली बात की गई है। तो लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है सरप्लस शुगर का टू इंप्रूव द शुगर इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी, शुगर इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए और टाइमली पेमेंट हो सके फार्मर्स के लिए, एनकरेज किया जा सकता है डाइवर्जन ऑफ एक्सेस शुगर केन एंड शुगर टू द एथेनॉल। देन उसके साथ साथ क्या है, मेज भी एक अच्छा सोर्स है इथेनॉल का, तो डिमांड ऑफ मेज एंड दस फच ए बेटर प्राइस फॉर द मेज फार्मर, तो उसको भी वहां की तरफ डाइवर्ट किया जाए सो दैट कि 20% जो ब्लेंडिंग है हमारे पेट्रोल में या फिर डीजल में उसको अचीव किया जा सके 2025 एंड 26 तक। देन पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी परियोजना, एम्बिशियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया। अभी तक ओवर 2.42 लाख करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, 11 करोड़ फार्मर को बेनिफिट हुआ है, एक्सेसिबल टाइमली एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड की जाती है 2000 रुपीज की इन द इंटरवल ऑफ 4 मंथ, या कहीं तो पूरे साल में 6000 रुपये। वन ऑफ द लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारे पास है और उसमें मैक्सिमम फार्मर है, तो डेफिनेटली लार्जेस्ट डीबीटी, 6000 पर ईयर ट्रांसफर टू द फार्मर, ये इसका फीचर है। देन अटल भूजल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है या फिर एक्वीफर है वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमें देखना होगा। तो गवर्नमेंट ने इसी को देखते हुए 2020 में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर टोटल आउटले 6000 करोड़ के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 6000 करोड़ रुपीस में 3000 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3000 फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया नाबार्ड में कि जो अटल भूजल योजना है ये वर्ल्ड बैंक प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयरिंग इसमें है। स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन सेलेक्टेड एरिया इन द 80 डिस्ट्रिक्ट, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स एंड 8220 वाटर स्टेट्स ग्राम पंचायत इन 7 स्टेट्स। तो 7 स्टेट्स में अभी तक इसको बेसिकली किया गया है। पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जून मंथ करंट एग्रीकल्चर। आई होप कि हमने थोड़ा सा स्पीडली और थोड़ा सा जल्दी में, या फिर हम कह सके हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, जितनी भी चीज़ें लास्ट मंथ में हुई है, जून के मंथ में अगर इतनी भी चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अपने एग्जामिनेशन में स्कोर मिल जाएगा अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। iXamB के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, सो टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। एंड आपको iXamB की वेबसाइट पे सारे ही एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप कमेंट बॉक्स पे अपनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन या फिर इस नंबर पे या फिर इस मेल पे कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।